चलिए भाई, तो देखते हैं इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास है ना। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। चलो एक बार रिकॉल हो जाएगा इससे। एक बार फटाफट इसको बना लेते हैं, तो पीछे का रिकॉल हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको जब हम लोग डालते हैं तो दिखता है क्या, ये जो है ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी टू दी पावर 4 हो जाएगा। नहीं, यानी एक टर्म हमारा अगर ए स्क्वायर हो जाए और दूसरा टर्म अगर हमारा बी स्क्वायर हो जाए और इसका स्क्वायर लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो बहुत सिंपल है या नहीं है भाई? दिक्कत है किसी को इसमें? तो ये रिकॉल किया बस पीछे, जिसको दिक्कत है तो बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है या नहीं है ये, है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़ जाए भाई। चलिए, अब यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरह का सवाल है। अभी इससे पहले जितना भी देखे थे वो टोटली बेस्ड ऑन द फार्मूला था। कौन कौन फार्मूला पे बेस्ड था? पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और इसका फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। दूसरा था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान देना है, इसमें प्लस होता है, सिर्फ यहाँ माइनस होता है। और तीसरा था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये तीन फार्मूला पे बेस्ड हम लोग बहुत सारा फैक्टराइजेशन देखे। लेकिन इस तरह का जो फैक्टराइजेशन जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे फैक्टराइज करना है, इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिल टर्म। क्या बोलते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिल टर्म। टर्म समझ में आ रहा है सबको? टर्म हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, टर्म किसको बोलते हैं, है ना। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या है, टर्म है, और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मिल टर्म हमारा क्या है, 6p। इसको स्प्लिट करने का तरीका होता है, उसको स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है इसको समझना है ना। इस p के पहले जो है इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। अगर यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसका मतलब है कि यहाँ 1 है, ये हिडन है, ठीक है। तो हम लोग 1 मेंशन नहीं करते। तो अब ध्यान देना है कि कोई भी जो कॉफिशिएंट है इसके साथ, है ना, और जो ये है c के जगह पर, तो इसको हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं। अगर ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर फॉर्मेट लिखते हैं तो इसको ए ले लो। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, देखो, है ना। 1 है ए की जगह, पी स्क्वायर को एक्स मान लो, और 6p यानी बी एक्स हो गया, और 8 को मानते हैं क्या, सी। ये फॉर्मेट होता है भाई, ठीक है। इस फॉर्मेट में जब भी इक्वेशन रहे तो ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, मिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिल टर्म क्या है हमारा, बी एक्स है। मिल टर्म क्या है, बी एक्स है। अब बी एक्स में हमको जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट सब लोग समझ रहे हैं, ए बी और सी ये कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, एक्स है। वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू वेरी करता है, और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू वेरी नहीं करता है, यानी चेंज नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो है क्या है, कांस्टेंट है, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है ना। 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए। तो इस फॉर्मेट में जो ए बी और सी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में हमको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, चुटकियों में काम ये भी हो जाएगा। तो जो मिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ए इंटू सी। क्या फाइंड करना होता है, ए सी। ए सी का वैल्यू क्या है ना, ये फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या 8, तो यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 8। अगर यहाँ 2 रहता है तो ए सी का वैल्यू हो जाता 16,
अगर यहाँ 3 रहता तो AC का वैल्यू हो जाता 24। ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मिल्टन पे। मिल्टन हमारा क्या है 6P है। अब देखो यहाँ P को करो साइड फिलहाल। अब आते हैं हम लोग 6 पर। कांस्टेंट यहाँ क्या है 6 है, यानी कांस्टेंट क्या हमारा B है। तो AC पहला स्टेप है, AC फाइंड करना है ना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है A जो है और C जो है उसको, और यहां पर क्या है B है। तो B जो है स्टेप 2 में B जो है इसका ऐसा ऑपरेशन करना है, क्या करना है B का ऐसा ऑपरेशन करना है कि B को हम लोग को तोड़ना है, मान लो D इंटू ई में। तो D इंटू ई बराबर क्या हो गया B। तो ये ध्यान देना है, B को ऐसे तोड़ना है D और E में कि D इंटू ए बराबर क्या हो जाए AC हो जाए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान देना है। यानी B को हमको ऐसे तोड़ना है D और E में कि D और E का जो प्रोडक्ट हो वो बराबर हो जाए किसके AC के। इसमें जरूरी नहीं है कि D बराबर A होना चाहिए और E बराबर C होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बराबर अलग अलग यहाँ पर यूज किया सिंबल कि तुम्हारा जो B है उसको ऐसे डिसोसिएट करना है D और E में कि D इंटू ई बराबर क्या होना चाहिए AC होना चाहिए, और ये बराबर क्या हो जाएगा B, क्योंकि A इंटू सी बराबर क्या है B है। AC इंटू बी बराबर बराबर नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है। AC क्या है ये है ये, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि D और E जो तुम चुनोगे इसमें एक शर्त है कि D और E जो है इसको ऐसे चुनना है कि D इंटू ई जो है वो AC हो जाए और D प्लस E जो है ये क्या हो जाए B हो जाए। ये शर्त समझ में आया, आया समझ में, नहीं आया इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे इस सवाल में हमारा क्या है, इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं बारी बारी से, ठीक है। इस सवाल में हमारा बी AC क्या है, इस सवाल में AC क्या है, इस सवाल में AC क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, और हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई ये फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट में यहां पर हम लोग AX² यहीं पर लिखते हैं प्लस BX प्लस C ऐसा लिखते हैं। ऐसा जब लिखते हैं तो A के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और X² की जगह पे क्या आ जाएगा P² आ जाएगा। उसी तरह से BX है तो B के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, वेरी नाइस। और X का वैल्यू क्या है यहाँ पर P है, X P है और X² P² है, कोई दिक्कत नहीं। और C का वैल्यू क्या है 8। ये समझने में कोई दिक्कत है ना। बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस वी कैन ऑब्टेन सच रिजल्ट। समझ में आई, यहां तक में कोई दिक्कत है भाई। अब देखना आगे, फॉर्मेट हमारा क्या है ये है। अब हमको क्या बताया स्टेप 1 क्या बताया, स्टेप 1 बताया कि यू हैव टू फाइंड AC है ना। स्टेप 1 में क्या करना है AC फाइंड करना। तो यहाँ पर AC का वैल्यू कितना है 8, कोई दिक्कत है भाई, AC का वैल्यू कितना आ गया 8। अब क्या है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में करना है AC का ऑपरेशन, B का ऑपरेशन करना है। किसका ऑपरेशन करना है B का करना ऑपरेशन। B का जो ऑपरेशन करना है B को ऐसे ऑपरेट करना है D और E में, किस में ऑपरेट करना है D और E में। किसको ऑपरेशन करना है B को। B क्या है यहाँ पर हमारा 6 है, B क्या है हमारा यहाँ पे 6 है। तो किसको ऑपरेशन करना पड़ेगा 6 को। 6 का ऐसा ऑपरेशन करना है D और E में कि D इंटू ई जो हो ये हो जाए AC, और D प्लस E जो है ये हो जाए क्या B। ये समझ में आया, ये सब कुछ समझ में आया। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला स्टेप, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं AC फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा AC बराबर क्या हो गया 8 हो गया, नाइस। स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में B का ऐसा ऑपरेशन D और E में करना है कि DE इक्वल टू AC हो जाए और D प्लस E इक्वल टू B हो जाए। तो अब 8 को हम लोग कितने तरीके से अलग कर सकते हैं, तो 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, 8 इंटू 1 भी 8 होता है। और कोई तरीका है 8 लाने का क्या,
तो ये जब भी हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कितना सारा तरीका है। तो ये कौन सा पोजीशन पे है, डी के पोजीशन पे, और ये कौन सा पोजीशन पे है, ई का पोजीशन पर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही तोड़ सकते हैं किसको, एसी को। इसके अलावा और कोई तरीका है हमारे पास? अब इसमें ध्यान देना है, इसमें कौन सा डी और ई का ऐसा वैल्यू है जिसको ऐड करने से बी आ जाए, यानी क्या आ जाए यहाँ पर बी का वैल्यू हमारा क्या है, 6 है। अब 8 + 1 करेंगे तो क्या बी आएगा क्या? लेकिन अगर 2 + 4 करें तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब है कि डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे लिए इस सवाल में, 2, और ई का वैल्यू क्या ले लिए, 4। क्यों? अब देखते हैं हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। तो डीई हमारा एसी है, तो डीई हमारा एसी है, ये बराबर हो गया डीई के, नहीं हो गया? क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, तो 4 × 2 8 हो गया। और ये हो गया डी प्लस, है ना, ये क्या हो गया, डी प्लस ई हो गया। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। तो यानी अब हम क्या कर सकते हैं, 6p जो है इसको हम लोग अब हम ब्रेक डाउन करते हैं। 6p को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, 4p और +2p में। तो 4p + 2p में जो करते हैं, तब ध्यान दो, 8 × p² क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8p²। अब कंप्लीट में आते हैं, अब कॉफिशिएंट को छोड़ो, कंप्लीट में आओ, तो 8p² हो जाएगा। उसी तरह से 4p × 2p करोगे तो भी 8p² हो जाता है, हो जाएगा ना? समझ में आया? और 4p + 2p क्या हो जाता है, 6p हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ये मिड टर्म था हमारा, इसको जब स्प्लिट किए 2 पार्ट में, जिनका की ऐड करने से क्या आ जाए, ये हमारा मिड टर्म आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, ये आ जाए, है ना, यानी ax² और c आ जाए, ये आ जाए। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है। पहला स्टेप समझा दो, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए भाई, अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं फिर क्या होता है ना। अब है हमारा सवाल p² + 6p + 8, ये है। अब देखो p², 6p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +4p + 2p, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें ऐसा। लेकिन लिखने का शर्त क्या है हमारा, इन दोनों का जोड़ने से 6p हो जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हो जाए, ठीक है, एसी हो जाए। अब क्या है कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन है, p कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 4, वेरी नाइस, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2, वेरी नाइस, यहाँ क्या बचा, p प्लस यहाँ क्या बचा, 4। ठीक है भाई। अब है ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इस टर्म में देखो p + 4, इस टर्म में भी p + 4, तो p + 4 को ले लिए कॉमन, है ना। यहाँ क्या बचा, p बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ये किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। तो इस तरह का सवाल जैसे है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा कि क्या ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म से बनेगा। अगर इस तरह से बनेगा तो उसको बनाने का तरीका यही है। समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट, क्या किया है ना। मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया पहले 4p + 2p में। क्यों करना है, कैसे करना है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया इस तरह से हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स, फटाफट बनाना है इसको। ये भी उसी तरह से मिड टर्म स्प्लिट करके बनेगा, जल्दी जल्दी बनाना है ना। q² - 10q + 21। अब इसमें ध्यान देना, वहां -10q है, वहां ऐड करने से -10 ही आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो चलिए भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है। पहला हमारा q², उसको एज इट इज छाप देना है। अब हमारे पास मिड टर्म में क्या है, 10q है, इसको ऑपरेट करना है। तो इसको ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, -7 × -3 जब करते हैं तो -7 और प्लस -3 क्या होगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा क्या, -10। काम हो गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब -10 को ऐसा ऑपरेट कर लेते हैं -7 और -3q में, है ना। अब -7q और q² में क्या कॉमन आएगा, q आ जाएगा, तो q - 7 हो गया। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 3q + 21 में 3 कॉमन आ गया, ठीक है। अब दोनों ही में q - 7 कॉमन है, इसमें बचा q, इसमें बचा -3, हो गया। कोई दिक्कत था भाई?
आगे बढ़ते, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स। चलिए एक और हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए भाई। 6p को ऑपरेट करना है, ऐसा करना है कि उनका सम जो है 6p हो जाए और प्रोडक्ट जो है -16 है। ध्यान देना, इस बार सी में माइनस है, तो 6p जो है उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, 6p जो है उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि उनका सम जो है वो 6 हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो -16 हो जाए। चलो जल्दी करो है। -16 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर्स है उसको लिखना है, जैसे 1 इंटू 16, फिर 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। अब ध्यान देना है कि इसमें से किसके साथ क्या कार्यक्रम करें तो 6 आ जाए। हमेशा जरूरी नहीं कि ऐड करने से ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी आ सकता है भाई, है ना। तो ये ध्यान देना है ना, अपना बुद्धि लगाना है इस जगह पे। आगे देखें थोड़ा सा, क्या है ना, ध्यान देना भाई। अगर ये 2 है, ये 8 है, तो क्या 8 माइनस 2 क्या होता है, 6 होता है। और 8 में अगर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -16 भी हो जाता है, नहीं होता है। तो ऐसे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है ना। तो p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 अगर करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 8p माइनस 2p क्या होता है, 6p हो जाता है। 8p इंटू -2p क्या हो जाता है, -16 हो जाता है। समझ गए बात को ना। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन ले लिए, p प्लस 8 हो गया। इधर दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, फिर p प्लस 8 हो जाएगा। अब दोनों में p प्लस 8 है, देखो इस टर्म में और इस टर्म में ध्यान दो, इसमें भी p प्लस 8 है, इसमें p प्लस 8 है, कॉमन ले लो, है ना। इधर क्या बच गया, p, इधर क्या बच गया -2। आंसर हो गया। किसी को समझ में नहीं आया तो बोले, आ गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है भाई।